हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्केटिंग विद हर्षु दीदी। और मैं हूँ सी हर्षिता शिरवानी और आपको पढ़ाने वाली हूँ आज पार्ट नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 4 दैट वाज फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो हमने लास्ट टॉपिक कर लिया था 4 पीज। आज हम स्टार्ट करेंगे 4 सीज से। हमारे दो ही टॉपिक्स बचे हुए हैं, दैट इज 4 सीज एंड 7 पीज। ठीक है, 4 सीज देखते हैं, फिर उसके बाद 7 पीज देखेंगे क्या है। ठीक है, 4 सीज क्या है? कंज्यूमर ओरिएंटेड मॉडल ऑफ एमएम। मार्केटिंग मिक्स का कंज्यूमर ओरिएंटेड मॉडल है। कंज्यूमर को, आपको पता है कि आजकल कंज्यूमर को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 4 पीस को दूसरा नाम दे दिया, दैट इज 4 सीज, जो कस्टमर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, तो ये कौन लेके आया है? लॉटरबोन लेके आया है। लॉटरबोन लेके आया है नया 4 सीज। उसमें क्या क्या आता है? कंज्यूमर, कॉस्ट, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन। ठीक है, 4 पीस टू 4 सीज। अब देखते हैं, प्रोडक्ट को हटा के क्या लेके आए हैं? कस्टमर। ठीक है, कस्टमर वैल्यू। उसके बाद लेके आए हैं प्राइस को हटा के कॉस्ट, प्रमोशन को हटा के कम्युनिकेशन, प्लेस को हटा के कन्वीनियंस। तो सबसे पहला सी क्या है हमारा? कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर से आप क्या समझते हैं? देखो, हम कुछ भी यहाँ पे कंज्यूमर लाए हैं हम प्रोडक्ट को हटा के। प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा था? नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स ऑफ कंज्यूमर को अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को डिजाइन कीजिए और कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कीजिए, वही होता है प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे भी उन्होंने सेम ही चीज लिखी हुई है, बट यहाँ पे फोकस किस पे ज्यादा डाल देंगे? कंज्यूमर पे। ठीक है, कि मार्केटर किस पे फोकस कर रहा है? कंज्यूमर की नीड्स पे, कंज्यूमर की वांट्स पे, कंज्यूमर की डिमांड्स पे। और प्रोडक्ट वैसा ही डिजाइन करेंगे हम जैसा कंज्यूमर को चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, दैट इज कॉस्ट। अब समझते हैं हम कॉस्ट किसको हटा के आया? प्राइस को हटा के। तो हम कॉस्ट को समझते हैं। कॉस्ट में बेसिकली 3 कॉस्ट आएंगी। ठीक है, पहली कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ यूजिंग प्रोडक्ट। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ चेंजिंग द प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ चेंजिंग द प्रोडक्ट। फिर उसके बाद है कॉस्ट ऑफ नॉट चूजिंग द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ नॉट चूजिंग द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। ये सारी की सारी टोटल कॉस्ट को हम मानेंगे और कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसका मैं आपको ये तीनों एग्जांपल लेके समझाती हूँ। जैसे कि आप ले लो एग्जांपल वाईफाई का। ठीक है, आप वाईफाई यूज कर रहे हो तो उसकी कितनी कॉस्ट है? आप मान लो आप पे कर रहे हो 500 पर मंथ, 600 पर मंथ, तो वो हो जाएगी आपकी मंथली कॉस्ट। कॉस्ट टू यूज द प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद है कॉस्ट टू चेंज द प्रोडक्ट। आप मान लो आप अभी जो आपने वाईफाई लगवाया हुआ है, अब आप दूसरा लगवाना चाह रहे हो, तो जो दूसरा ये वाला वाईफाई हटा के दूसरा वाईफाई लगेगा, उसमें जो होता है जो बंदा लगाने आएगा तो वो आपसे कुछ चार्जेस चार्ज करेगा, आपका राउटर दूसरा लगेगा। तो ये सारी चीजें, ये एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाती हैं। अगर आप कोई भी वाईफाई चेंज करोगे तो आपको ये चार्जेस तो पे करने ही पड़ते हैं। मान लो 2000 रुपीज लग जाते हैं नया वाईफाई लगवाने में। तो हमें ये कॉस्ट भी कंसिडर करनी है। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ नॉट चूजिंग द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। एक हमारा वाईफाई है 500 पर मंथ लेता है, एयरटेल वाला 500 पर मंथ ले रहा है, जियो वाला 600 पर मंथ ले रहा है, या फिर हमारा वाईफाई जो है वो 800 पर मंथ है, दैट इज एयरटेल वाईफाई। ठीक है, एयरटेल वाईफाई इज 800 पर मंथ, जियो वाईफाई इज 500 पर मंथ। तो आपने लगवा रखा एयरटेल का, तो जो ये 300 रुपए का गैप है ना, आप ये भी कंसिडर करोगे जब आप प्रोडक्ट खरीदोगे। ठीक है, क्या क्या चीजें आ गई? कॉस्ट ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट, देन कॉस्ट ऑफ चेंज द प्रोडक्ट, देन कॉस्ट ऑफ नॉट चूजिंग द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है सी हमारा कम्युनिकेशन। अब आपको पता है कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना कि उस कौन सी नीड्स आपकी वो सेटिस्फाई करेगा, और हमारे प्रोडक्ट को यूज करने के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या किस किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, ये सब चीजें कम्युनिकेट करना कस्टमर को बहुत जरूरी है। ठीक है, कम्युनिकेशन आया है प्रमोशन को हटा के। लॉटरबाउन कहता है कि भाई प्रमोशन जो होता है ना वो मैनिपुलेटिव होता है, उसमें आधी से ज्यादा बातें झूठी होती हैं, वो प्रोडक्ट को बस बेचना चाहते हैं। बट जो कम्युनिकेशन होता है वो कोऑपरेटिव होता है, उसमें सच्चाई ज्यादा है, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ये कम्युनिकेशन किसके बीच में होती है? मार्केटर और कंज्यूमर के बीच में। किसके बीच में होती है? मार्केटर और कंज्यूमर के बीच में। उसके बाद लिखा है कंज्यूमर इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग, एनी मेथड दैट कैन बी यूज टू एनकरेज। आप देखो वही प्रमोशन वाली चीजें यूज होंगी यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या करना है? हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है, टाइमली देनी है और प्रॉपर देनी है। कम्युनिकेशन किसके बीच में होगा? मार्केटर के बीच में और कंज्यूमर के बीच में। वही चीज इन्होंने फिर से लिखी है। तो चलो आगे देखते हैं हम, दैट इज कन्वीनियंस। कन्वीनियंस किस चीज का होना चाहिए? देखो, हमने कन्वीनियंस आया है प्लेस को हटा के। ठीक है, प्लेस में हमने क्या पढ़ा था कि कस्टमर जहां पर है वहां पे प्रोडक्ट को पहुंचाओ, राइट, दिस वाज द पॉइंट। यहाँ पर भी वही है कि कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने के लिए एक कन्वीनियंस प्रोवाइड करो उसको, कन्वीनियंस इन रीचिंग टू द स्टोर एंड प्रोडक्ट, एज ऑफ बाइंग, वो आराम से खरीद पाए उस प्रोडक्ट को, उसको बहुत आराम से कस्टमर इन कन्वीनियंस इन गेटिंग द प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन बहुत आराम से मिल जाए, प्रोडक्ट आसानी से मिल जाए, आराम से वो खरीद पाए, तो उसको एक हमें आराम प्रोवाइड कराना है। ठीक है, दैट इज कन्वीनियंस। कौन से पीस पढ़ लिए हमने? क्या क्या पीस पढ़ लिए हमने? दैट इज कस्टमर वैल्यू, कॉस्ट, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिए? कस्टमर वैल्यू, कॉस्ट, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन।
कस्टमर वैल्यू में हमने क्या पढ़ा था कि हमें कस्टमर की नीड्स, वांट्स, डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को डिजाइन करना है। ठीक है। कॉस्ट में हमने क्या पढ़ा था, 3 कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट हमें लेनी है। टोटल कॉस्ट में 3 कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ नॉट यूजिंग द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। उसके बाद आता है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस में हमने पढ़ा था कि कस्टमर को बहुत आसानी से, आराम से क्या मिल जाए, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट मिल जाए, उसको बाइंग में एज मिल जाए, एज ऑफ बाइंग। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमने क्या पढ़ा था, कम्युनिकेशन इज सेम एज प्रमोशन, यहाँ पे हम यूज करते हैं, बट इसमें कम्युनिकेशन कैसी होती है, कोऑपरेटिव, और प्रमोशन कैसा होता है, मैनिपुलेटिव। कम्युनिकेशन इज बेटर। ठीक है। और यहाँ पे लिखा था कम्युनिकेशन किसके बीच में होगी, मार्केटर के बीच में और कंज्यूमर के बीच में। और इसमें लिखा था हमें कैसे प्रोवाइड करना है कस्टमर को इन्फॉर्मेशन को, प्रॉपर, एक्यूरेटली एंड टाइमली, टाइम पर प्रॉपरली और एक्यूरेटली करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं हम, दैट इज 7 P's, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आर यू गाइस हैप्पी? हमने चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको कंप्लीट करके आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए अब हम पढ़ रहे हैं मार्केटिंग मिक्स फॉर सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में मार्केटिंग मिक्स क्या है, हमने अभी तो पढ़ा था, वो तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, जहाँ पे प्रोडक्ट बनता है मशीनों से, फैक्ट्रीज में बनता है, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है। ठीक है। अब यहाँ पे सर्विस जो है उसमें क्या होता है, एडिशनल 3 P's आ जाते हैं। और कौन लेके आया ये एक्स्ट्रा 3 P, दैट इज बूम्स एंड बिटनर। बूम्स एंड, मैं बच्चों को ज्यादा पढ़ाऊंगा, मैं चाहता हूँ बच्चे और ज्यादा पढ़े, इसलिए बूम्स एंड बिटनर, उसने अपना नाम रखा बूम्स एंड बिटनर। बहुत कड़वा इंसान था, बहुत बिटर इंसान था, वो लेके आया मार्केटिंग मिक्स फॉर सर्विस सेक्टर का कॉन्सेप्ट। ठीक है। वो कहता है ट्रेडिशनल 4 P क्या थे हमारे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। उसके अलावा भी 3 एडिशनल एलिमेंट्स होंगे। पहला है फिजिकल एविडेंस, उसके बाद है पार्टिसिपेंट, उसके बाद है प्रोसेस। ये 3 P's और होंगे। अब ये 3 P's क्यों आए एडिशनल, ताकि डिफरेंस कर पाए हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर के बीच में। सर्विस सेक्टर अलग होता है, मैन्युफैक्चरिंग अलग होता है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या मिलेगा, हमें प्रोडक्ट मिलेगा और सर्विस सेक्टर में हमें क्या मिलेगा, सर्विस सेक्टर में हमें सर्विसेज मिलती है, जैसे बैंकिंग की, अकाउंटिंग की, इंश्योरेंस की, वो होती है सर्विसेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, आगे देखते हैं 7 P's ऑफ द सर्विस मार्केटिंग सेक्टर। इसमें क्या है, द कंज्यूमर सर्विस फॉर अ सर्विस फर्म कैन नॉट बी डिस्टिंक्टली डिवाइडेड इनटू प्री परचेज एंड पोस्ट परचेज एलिमेंट। देखो हमने जब पहले मार्केटिंग पढ़ी थी, उसमें हमारा था कि कस्टमर जो है खरीदने से पहले एक प्रोडक्ट की वैल्यू लगा लेता है, कस्टमर्स परसीव्ड वैल्यू, वहां से हम कस्टमर वैल्यू निकाल लेते हैं। और प्रोडक्ट खरीदने के बाद कस्टमर एक्सपीरियंस करता है, कस्टमर की कुछ एक्सपेक्टेशन होती है और एक्सपीरियंस होता है यूज करने के बाद। तो एक्सपीरियंस और एक्सपेक्टेशन के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोल देते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन, राइट। तो वहां पे हम प्री परचेज और पोस्ट परचेज को डिवाइड कर पा रहे हैं, बट सर्विस सेक्टर में क्या होता है, हम ये डिवाइड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन और कंजम्पशन सर्विस का एक साथ होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको टीचर, मैं पढ़ा रही हूँ और आप साथ के साथ पढ़ रहे हो, ऐसा तो नहीं आप बाद में पढ़ोगे, आप साथ के साथ पढ़ रहे हो, तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों क्या होता है, एक ही टाइम पे होता है। एग्जाम्पल में हमने वही लिखा रहेगा, टीचर पढ़ा रही है और स्टूडेंट्स क्या हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं। टीचर यहाँ से टीचर पढ़ा रहा है, वहां से स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, समझ रहे हैं दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चल रही है, एक ही टाइम पे चल रही है। तो ये बोला जाता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस ही नहीं है, दोनों चीजें साथ में हो रही है, तो आप प्री परचेज और पोस्ट परचेज को नहीं कर सकते डिफरेंस। उसके बाद चलते हैं, और प्री परचेज और प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच का जो डिफरेंस है, कस्टमर का कुछ एक्सपेक्टेशन है और कस्टमर का जो एक्चुअल एक्सपीरियंस रहा है उसका जो डिफरेंस है, अगर उसको कम करना चाहते हो ना आप, तो आपको 7 P's लगाने पड़ेंगे, ताकि आपके कस्टमर जो हो वो लेस डिसअपॉइंट हो। जितना एक्सपेक्टेशन और एक्सपीरियंस में डिफरेंस आएगा उसको बोला जाता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन या कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन। मोर द गैप, मोर नंबर ऑफ डिसअपॉइंटेड कस्टमर रिजल्ट्स इन लोअरिंग द ब्रांड इमेज। और जितने डिसअपॉइंटेड कस्टमर होंगे, हमारी क्या होगा, ब्रांड इमेज उतनी ही खराब होगी, लोअरिंग द ब्रांड इमेज, राइट। तो इस गैप को कम करने के लिए, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन और कस्टमर के एक्सपीरियंस के बीच में जो गैप है उसको कम करने के लिए आपके नया कॉन्सेप्ट आएगा 7 P's। ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला पी क्या है, प्रोडक्ट। अब 7 P's में प्रोडक्ट क्या होगा, सर्विसेज। ठीक है। सर्विसेज क्या होती है, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, सर्विसेज आर परफॉर्मेंसेज, प्रोसेसेस, डीड्स। ठीक है। क्यों, क्या होती हैं ये, परफॉर्मेंसेज, प्रोसेसेस, डीड्स। और ये कैसी होती है, इनविजिबल होती है, हम इन्हें देख नहीं सकते, नॉट विजिबल। जैसे हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं वैसे परफॉर्मेंसेज को नहीं देख सकते। तो क्या लिखा हुआ है पॉइंट, मोस्ट ऑफ द सर्विसेज आर नॉट विजिबल बिकॉज दे आर परफॉर्मेंसेज रेदर देन ऑब्जेक्ट्स, राइट। और यूनिफॉर्म क्वालिटी प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल है, प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म क्वालिटी इज रेयरली पॉसिबल। इंटेंजिबिलिटी की वजह से क्या होता है, फर्म को डिफिकल्टी होती है ये समझने में कि कस्टमर कैसे उसे परसीव करेगा।
आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. टू डेवलप अ गुड कस्टमर सर्विस, द सर्विस मार्केटर शुड फोकस ऑन टेंजिबल क्यूज एंड ऑल्सो क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल इमेज. अब टेंजिबल क्यूज से कहना चाहते हैं कि जैसे हम कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी चीज टेंजिबल है उसको नोटिस करना, उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है सर्विस मार्केटर के लिए. फॉर एग्जाम्पल मैकडी ले लेते हैं हम. मैकडी अपनी सर्विसेज पे तो उतना फोकस नहीं कर सकता, मतलब वो सर्विसेज पे कैसे कस्टमर परसीव करेगा वो नहीं देख सकता, बट वो टेंजिबल क्यूज पे तो फोकस कर सकता है. वो फोकस कर सकता है कि उसका जो वेन्यू है वो बहुत अच्छे से हो, वहां पर सफाई हो, और एक आई एम लविंग इट का वो ऐसे अट्रैक्टिव चीजें बनाए जो वो एक ब्रांड इमेज क्रिएट करे, राइट. स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल इमेज. उसके बाद लिखा है दिस कैन बी डन बाय, कैसे कर सकते हैं हम ये, कैसे कर सकते हैं, दिस कैन बी डन बाय, एक मिनट, दिस कैन बी डन बाय कम्युनिकेटिंग क्लियरली टू द कस्टमर द फीचर ऑफ द सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड. अब जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके कस्टमर को क्या क्या फायदे होंगे और आपकी सर्विसेज की क्या क्या फीचर्स आप कस्टमर को बताइए, ठीक है, ये कर सकते हो. अब एग्जाम्पल में दे रखा है आईसीआईसीआई बैंक है. आईसीआईसीआई बैंक क्या करता है, बैंकिंग सर्विसेज देता है, तो सर्विसेज है इनका प्रोडक्ट. तो इनके प्रोडक्ट्स देखते हैं क्या क्या है, कार्ड्स, लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, कस्टमर सर्विस, डिपॉजिट्स, वेल्थ मैनेजमेंट, प्राइवेट बैंकिंग, बिजनेस बैंकिंग. तो हमने पढ़ लिया 7 P's में प्रोडक्ट क्या होगा, सर्विसेज होगा. सर्विसेज क्या होती है, परफॉर्मेंसेज होती हैं, प्रोसेसेस होते हैं, डीड्स होते हैं. कैसी होती है नेचर में, इनविजिबल होती है. उसकी इंटेंजिबिलिटी की वजह से हम नहीं समझ पाते कि कस्टमर उसको कैसे परसीव करेगा, ठीक है. उसके बाद क्या लिखा था कि जो सर्विस मार्केटर है उसको किस पे फोकस करना चाहिए, टेंजिबल क्यूज पे, टेंजिबल चीजों पे फोकस करना चाहिए. क्यों, और वो कैसे कर सकता है ये, बाय कम्युनिकेटिंग, कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करके अपनी सर्विसेज के फीचर्स बता के. तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो होगा हमारा प्राइस. अब हमें करनी है प्राइस सेटिंग. सर्विसेज हो गई, प्राइस सेटिंग. अब हमें पता है यार, देखो सर्विसेज कैसी होती है, इंटेंजिबल होती है नेचर में, हम देख नहीं सकते. एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 सैलून है आपके सामने. एक सैलून पे हेयर कट का प्राइस लिखा हुआ है, आप मान लो आपको यू कट कराना है, उसका प्राइस लिखा हुआ है 500, और दूसरी जगह यू कट कराना है वहाँ लिखा हुआ है 800. तो अब प्राइस के बेसिस पे, आपको और कुछ नहीं पता, आपको पता है यू कट सर्विस है और प्राइस है 500 800, तो आप प्राइस के बेसिस पे ही कहीं ना कहीं डिसाइड करोगे कि आपको कहाँ जाना है, राइट. तो क्योंकि आपको और कुछ तो पता ही नहीं है. अब यहाँ लिखा हुआ है ड्यू टू इंटेंजिबल नेचर ऑफ सर्विस, सर्विस के इंटेंजिबल नेचर की वजह से प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी इंडिकेटर बन जाता है इन कंडीशन वेयर अदर इन्फॉर्मेशन आर अनअवेलेबल. जहाँ पे और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो एक प्राइस ही अवेलेबल है जिससे हम डिसाइड करते हैं कि वो कैसी क्वालिटी प्रोवाइड करेगा. एग्जाम्पल में मैंने वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बोला. हेयर कट हमें कराना है 3 लेयर्स वाला, सलून 1 कह रहा है 500, सलून 2 कह रहा है 800. तो अब हम सिर्फ प्राइस देखें तो सोचेंगे कि हम जो महंगा वाला बंदा है ना वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, तो उसके बेसिस पे ही हम सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं. तो चलिए आगे चलते हैं. इट इज एसेंशियल दैट द सर्विस फर्म प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, देयरबाय गेट एन एज ओवर कॉम्पिटिटर्स. अब क्या करना है हमें, कस्टमर के दिमाग में ये डालना है कि हम वो सेम सर्विसेज, सेम क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, सेम फीचर्स ऑफ सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे एट द लोअर प्राइस. इससे क्या होगा, हमारे कॉम्पिटिटर से ज्यादा सेल्स हमारी होंगी. अब ऊपर वाले एग्जाम्पल में सलून 1 लिख रहा है 500 और सलून 2 लिख रहा है 800. अब दोनों ही क्वालिटी मान लो सेम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो किसके पास ज्यादा कस्टमर जाएंगे, सलून 1 के पास. इन द केस, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है. इन द केस ऑफ सर्विसेज लाइक मेडिकल और लीगल सर्विसेज, प्राइस इज द डिसाइडिंग फैक्टर बिकॉज द कस्टमर मेक्स अ फाइनल चॉइस ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एट विच सर्विसेज ऑर्डर. वही लिखा हुआ है कि देखो प्राइस के ऊपर ही डिपेंड करता है. जब हमारे को पता है कि सेम सर्विस लेनी है हमें, तो हम प्राइस ही दिमाग में लेके चलेंगे कि हाँ भाई इसके 500 में दे रहे हैं, 800 में दे रहे हैं. अब हमें लगता है कुछ कस्टमर ऐसा परसीव करते हैं कि भाई 500 में वही सेम चीज मिल रही है, कुछ परसीव करते हैं कि वो 800 में दे रहा है तो वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेगा. तो ये सब कुछ कस्टमर की परसीविंग है, राइट. कस्टमर क्या सोचता है, परसीव मतलब सोचना. तो प्राइसिंग एक डिसाइडिंग फैक्टर कहीं ना कहीं हो जाता है जब हमारे को नहीं पता और कुछ उसके बारे में, सिर्फ सर्विस का नाम पता है, उसका प्राइस पता है, ठीक है. चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है. इसका एग्जाम्पल दे रखा है बिग बाजार. बिग बाजार का ऑब्जेक्टिव है कि उसको मैक्सिमम मार्केट शेयर अचीव करना है. मैक्सिमम मार्केट शेयर अचीव करना है तो वो क्या करता है, प्राइसिंग की स्ट्रैटेजीज लगाता है, अलग अलग स्ट्रैटेजीज लगाता है. वो आप देखोगे दिवाली के आसपास कुछ सेल लगा देता है और 4969 राउंड ऑफ करके अमाउंट नहीं लिखा होता, ऐसे 4969 लिखा होता है. इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल डिस्काउंटिंग. और एक होता है वैल्यू प्राइसिंग, हर दिन लोअर प्राइस, एवरीडे लो प्राइसिंग. वो कहता है कि भाई मेरे पास सबसे ज्यादा कम प्राइस में प्रोडक्ट मैं अवेलेबल कराता हूँ, लोएस्ट प्राइस टू द कस्टमर. और वो क्या यूज करता है, बंडलिंग. आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉम्बो पैक्स होते हैं बिग बाजार में कि 4 नमकीन एक साथ पैक कर दी या 3 बिस्किट साथ में पैक कर दिया. अब अगर हम एक बिस्किट खरीद रहे हैं तो वो 30 रुपीज का है, और 3 बिस्किट लें एक साथ कॉम्बो में तो वो हमें प्रोवाइड कर देता है 70 रुपीज में. हमें 20% का डिस्काउंट हो जाता है, और जो हमारा बिग बाजार है उसकी क्या होगी, सेल्स इंक्रीज होगी, मार्केट शेयर इंक्रीज होगा, ठीक है. ये होता है कॉम्बो पैक्स बंडलिंग.
तो चलो 3 हमने पढ़ी। बिग बाजार में क्या क्या, वैल्यू प्राइसिंग, जिसमें वो क्या करता है, कस्टमर को सबसे कम प्राइस पे प्रोवाइड कराएगा। प्रमोशनल प्राइसिंग में वो साइकोलॉजिकल डिस्काउंटिंग देता है, 49, 59, 69 में प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इससे क्या होता है, कस्टमर के दिमाग में क्या आता है चीज़ें कि भाई 49 को ना वो 40 रुपये समझता है, 50 रुपये नहीं, चाहे वो 50 रुपये हो, 1 रुपये का डिफरेंस है वहाँ, बट साइकोलॉजिकल दिमाग से खेलता है। ठीक है, उसे कहते हैं कि अगर कोई हमारे सामने नंबर लिखा हुआ है कि 12,999, तो हम उसे 12,000 पढ़ेंगे, 13,000 नहीं पढ़ेंगे, हालांकि वो 13,000 के ज्यादा क्लोज है। इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल डिस्काउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है बंडलिंग। बंडलिंग हमने देख लिया, कॉम्बोज बना के देते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल प्राइसिंग में क्या होता है कि पीक आवर्स के अकॉर्डिंग अलग प्राइस है और नॉन पीक आवर्स के अकॉर्डिंग अलग टाइम है। मान लो सुबह रात को 10 बजे है और अब स्टोर बंद होने वाला है, तो जो आखिरी का आधा घंटा होता है वो उसमें ना कम प्राइस लगा देते हैं कि भाई उनकी सेल्स बढ़ जाए पर डे वाली। ठीक है, पर डे मैक्सिमम मार्केट शेयर चाहिए तो मैक्सिमम सेल्स करनी पड़ेगी, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, नॉन पीक आवर्स में अपना सेल्स को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, प्राइसिंग थोड़ी लो कर देते हैं। वो जाता है डिफरेंशियल प्राइसिंग, पीक आवर्स में अलग, नॉन पीक आवर्स में अलग। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज प्लेस। नेक्स्ट पी क्या है हमारा, प्लेस। प्लेस में क्या होता है, देखो यार, परफॉर्मेंसेस को हम स्टोर करके नहीं रख सकते। सप्लाई और डिमांड पे बैलेंस रखना बहुत डिफिकल्ट है परफॉर्मेंसेस में, क्योंकि इट कैन नॉट बी स्टोर्ड। वो तो आके बोल देगा कि भाई 10 लड्डू दे दो, तो आप लड्डू निकाल के दे दोगे अगर आपने स्टोर करके रखे हैं, बट वो कहेगा कि 10 लेक्चर्स लगा दो, तो उस टाइम पे नहीं हो सकता, वो स्टोर करके नहीं रख सकते। ठीक है, और सर्विस क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट पढ़ते हैं। सर्विसेज क्या है, परफॉर्मेंस है जो स्टोर नहीं हो सकती, विच कैन नॉट बी स्टोर्ड। ठीक है, ड्यू टू विच ऑफरिंग सर्विसेज फाइंड इट डिफिकल्ट टू बैलेंस सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई और डिमांड के बीच में बैलेंस करना काफी टफ हो जाता है। अ सर्विस फर्म मस्ट मेक साइमल्टेनियस एडजस्टमेंट इन डिमांड एंड सप्लाई टू अचीव अ क्लोजर मैच बिटवीन टू। इन दोनों के बीच में, सप्लाई और डिमांड के बीच में मैच करने के लिए सर्विस फर्म को कुछ ना कुछ जुगाड़ करने पड़ते हैं साथ ही साथ, उसे बोलते हैं साइमल्टेनियस एडजस्टमेंट्स। ठीक है, एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियस का मीनिंग होता है एट द सेम टाइम एडजस्टमेंट्स करते हैं डिमांड और सप्लाई में, ताकि वो अपना एक उन दोनों को मैच कर पाए, उनके बीच का गैप कम कर पाए। ठीक है, इसके लिए वो क्या करते हैं, मल्टी साइट्स लोकेशंस। अ फर्म कुड चूज मल्टी साइज लोकेशंस टू मेक सर्विस मोर रीचेबल टू द यूजर्स। यूजर्स के लिए वो सर्विसेज और रीचेबल हो जाए, इसलिए वो क्या करते हैं, मल्टी साइट लोकेशन यूज करते हैं। इसका एग्जांपल ये है कि हम डोमिनोज ले लेते हैं। डोमिनोज से अगर आपको पिज्जा ऑर्डर करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप उसकी क्या कहते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हो, कॉल पे भी कर सकते हो, मैसेज पे भी कर सकते हो। डाइन आउट के लिए उनके जो खुले हुए हैं, डाइन आउट पे जा सकते हो आप, उनके इतने सारे आउटलेट्स खुले हुए हैं, इतने सारे आउटलेट्स खुले हुए हैं डोमिनोज के, आप वहाँ जा सकते हो। और वो क्या लिखते हैं, ऑर्डर पिज्जा गेट इट डिलीवर्ड इन 30 मिनट्स, अदरवाइज इट्स फ्री। ठीक है, वो कह रहे हैं ऑर्डर करो हमारे से पिज्जा, 30 मिनट में हम आपके घर पहुंचा देंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, डिमांड और सप्लाई के बीच का गैप कहीं ना कहीं खत्म कर रहे हैं। जितनी डिमांड है, बच्चे को पिज्जा खाना है तो वो 30 मिनट में उसके घर पहुंचा रहे हैं। तो ये है डोमिनोज का प्रोसेस टू डिक्रीज द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, राइट। इसको बोला जाएगा प्लेस। प्लेस में हमें क्या करना है, सर्विसेज क्या होती है, स्टोर नहीं हो सकती, तो हमें क्या करना है, डिमांड और सप्लाई का गैप कम करना है। ठीक है, वो हम कैसे करते हैं, मल्टी साइट लोकेशंस को ओपन करके, जिससे कि कस्टमर के पास वो ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कर पाए। इसका एग्जांपल हो गया डोमिनोज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रमोशन। प्रमोशन में क्या होता है, देखो प्रमोशन हमने बहुत सारे पढ़े थे, 4 पढ़े थे हमने, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग और 4 पढ़े थे। तो एक हमने एक्स्ट्रा पढ़ा था लास्ट में, वर्ड ऑफ माउथ। सर्विसेज के केस में वर्ड ऑफ माउथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर्विसेज के केस में वर्ड ऑफ माउथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि भाई डोमिनोज की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, तो आप वो ज्यादा सुनोगे। ऐड तो यार जो आती है, ठीक है, उसे हाँ इम्पैक्ट आता है, बट जो वर्ड ऑफ माउथ से इम्पैक्ट आता है वो उससे नहीं आता। ठीक है, क्या लिखा है, दैट the service marketer should constantly work towards developing word of mouth communication apart from using regular advertising। रेगुलर एडवर्टाइजिंग के जो 4 पढ़े थे उनको ना यूज करके वर्ड ऑफ माउथ यूज करें। ठीक है, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व इन्फॉर्मिंग द कस्टमर इन अ लैंग्वेज दे कैन बेस्ट अंडरस्टैंड, स्पेशली इन केस ऑफ सर्विसेज। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ऐसी लैंग्वेज यूज करो जिससे कस्टमर को ज्यादा समझ आए, अलग अलग लैंग्वेजेस यूज करो। ठीक है, और क्या लिखा है, पोस्ट परचेज कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रिटेनिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर इज इंपॉर्टेंट, ऑल्सो अट्रैक्टिंग द न्यू कस्टमर्स। जो आपने सर्विस ले लिया, आप मान लो एक सलून में गए, वहाँ पे हेयर स्पा करा के आए, अब आके आप जो अपने फ्रेंड्स को बता रहे हो, अपने रिलेटिव्स को बता रहे हो, उससे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। एक तो आप अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करोगे तो कस्टमर आपके पास खुद आएगा ही। ठीक है, रिटेन ऑफ कस्टमर। ठीक है, कस्टमर ऑलरेडी रिटेन्ड, क्योंकि तुमने इतना अच्छा उसको एक्सपीरियंस दिया है। और सेकेंड चीज़ है कि वो खुद तो आएगा ही, अपने रिश्तेदारों को और लेके आएगा, दोस्तों को और लेके आएगा, तो वो होता है अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर फ्रॉम वर्ड ऑफ माउथ। तो हमारे प्रमोशन में हमने क्या पढ़ा, कि वर्ड ऑफ माउथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ड ऑफ माउथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। वर्ड ऑफ माउथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रमोशन ऑफ सर्विसेज के केस में। और यहाँ पे हर उस लैंग्वेज में बोलो जिस लैंग्वेज में कस्टमर को समझ आता है। कस्टमर से लैंग्वेज दे कैन बेस्ट अंडरस्टैंड, जो लैंग्वेज वो बेस्ट अंडरस्टैंड करेगा उस लैंग्वेज में बोलो। और पोस्ट परचेज कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ का खेल है सारा का सारा। ठीक है,
इससे क्या होगा, रिटेन तो होंगे पुराने कस्टमर, न्यू कस्टमर भी अट्रैक्ट होंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम, दैट इज फिजिकल एविडेंस। इसका एग्जाम्पल तो है, आप लोग कैफेज में जाते हो, पार्टीज करते हो, आजकल तो बच्चे कैफेज में जाके पार्टी करते हैं, हम तो भाई ऐसे ही चाउमीन खा लेते थे, मोमोज खा लेते थे, या टॉफीज बांट देते थे, ये पार्टी भी होती थी हमारी। तो आप लोग तो बड़े अमीर हो, कैफेज वैफेज जाते हो, है ना। तो इसका एग्जाम्पल है कैफेज। एग्जाम्पल इज कैफेज। कैफेज आजकल कैसे चाहिए सबको, एस्थेटिक। तो फिजिकल एविडेंस ये कहना चाहते हैं एस्थेटिक, ठीक है, कैसा होना चाहिए फिजिकल एविडेंस, एस्थेटिक। देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर आप देखो एक अच्छी सी जगह बैठे हो, एस्थेटिक कैफे में बैठे हो, तो आप लोग वेट कर लेते हो कि हाँ चल ठीक है, आ रहा है ऑर्डर आ रहा है। आप सोचो आपको गंदा सा इन्वायरमेंट दे रखा है, मक्खियाँ हो रखी हैं वहाँ पे, और सिटिंग एरिया भी नहीं है, खड़े होकर ही वेट करना पड़ रहा है, तो आपको वहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा, आपका एक्सपीरियंस बेकार होगा। और जहाँ पे आपको एस्थेटिक सा कैफे दे रखा है, अच्छी अच्छी चेयर्स हैं, कंफर्टेबल सा सोफा लगा हुआ है, वहाँ बैठ के ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, वो लिखा हुआ है इन्होंने। सर्विसेज में फिजिकल एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो चलिए रीड करते हैं। फिजिकल एविडेंस लाइक द एनवायरमेंटल सराउंडिंग ग्रेटली इफेक्ट द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ द सर्विस। अब आप एस्थेटिक कैफे में जाओगे तो आपकी एक्सपेक्टेशंस और अच्छी होती है कि वहाँ अच्छा खाना मिलेगा, आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी, बहुत सफाई से बना होगा। लेकिन आप किसी वैसे जा रहे हो रोड पे, जो स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं वहाँ जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको सफाई उतनी नहीं मिलेगी। वहाँ पर आपको जरूरी नहीं सिटिंग एरिया मिलेगा, वेटिंग एरिया मिलेगा, वहाँ पे आपको कह देगा साइड में खड़े हो जाओ भैया बन रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आता है, कस्टमर की सर्विस पे भी इम्पैक्ट आता है इससे। सर्विस कैन बी रीडली डिस्प्लेड, अ कंडक्टिव एनवायरनमेंट शुड बी क्रिएटेड सो एज टू हेल्प द कस्टमर डेवलप अ पॉजिटिव ओपिनियन ऑफ द सर्विस। देखो जब तक हमारा ऑर्डर आएगा हम क्या करते हैं, इधर उधर देखते हैं कि क्या क्या लगा हुआ है, कौन कौन से पोस्टर्स लगे हैं, कौन कौन सा पेंट हो रखा है, और मेन्यू में और क्या क्या चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें कस्टमर जब वेट कर रहा है तो वो ये सब देख रहा है। तो ये सब देखने के बाद उसके दिमाग में एक पॉजिटिव ओपिनियन बनना चाहिए, नेगेटिव ओपिनियन नहीं बनना चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम, पॉइंट क्या लिखा है हमारा, पीपल वुड नॉट लाइक टू वेट इफ द सराउंडिंग ऑफ द प्लेस। लोग वेट करना पसंद नहीं करेंगे जब सराउंडिंग अच्छा ना हो। तो देखो ये तो आप लोग खुद भी समझते हो, अगर आपको ऐसी जगह पे वेट करना पड़ रहा है जहाँ पे अनप्लीजेंट सी स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, और ऐसे कूड़ा बिखरा हुआ है या मक्खियाँ हैं बहुत ज़्यादा, तो आप लोग वहाँ पे वेट करना पसंद नहीं करोगे, एक एस्थेटिक कैफे में बैठ के वेट कर लोगे अपने ऑर्डर का, है ना। ये डिफरेंस होता है। और उसके बाद क्या लिखा है, कस्टमर कैन बी टर्न्ड ऑफ बाय स्मॉल चेंजेस इन द डिजाइन ऑफ सर्विस फैकल्टी और इवन द एब्सेंस ऑफ क्लीन साइन बोर्ड्स। मान लो आप किसी मार्केट में गए, वहाँ पे आपको क्लीन साइन बोर्ड्स ही नहीं दिख रहे कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, अगर आपको इधर जाना है तो इधर चले जाओ, उधर जाना तो अगर आपको ये भी नहीं पता चलेगा आपको कहाँ जाना है किसी एरिया में, तो आप वहाँ दूसरी बार जाओगे नहीं कि भाई मुझे जाना ही नहीं है, मुझे वहाँ समझ ही नहीं आता किधर क्या करना है। तो कस्टमर बहुत जल्दी टर्न ऑफ हो जाते हैं, बहुत जल्दी कह देते हैं भाई मुझे जाना ही नहीं है, वहाँ बेकार है, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तो ये है फिजिकल एविडेंस। फिजिकली जो चेंजेस हो सकते हैं आपके आसपास कस्टमर को, वो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। इन्वायरमेंटल सराउंडिंग, फिजिकल एविडेंस से कहना चाह रहे हैं इन्वायरमेंटल सराउंडिंग, ठीक है। अब एक बार मैं आपको फिर समझा देती हूँ ये क्या क्या चार चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है। सबसे पहला, फिजिकल एविडेंस से क्या कहना चाह रहे हैं, इन्वायरमेंटल सराउंडिंग, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन जो सर्विसेज को लेके हैं वो इम्पैक्ट करती है। आप अपने दिमाग में कैफे लेके चलो, आप कैफे में घुसे तो आप कैफे को देख रहे हो, तो कैफे के सराउंडिंग से आपका एक एक्सपीरियंस, एक सर्विस का एक्सपेक्टेशन आ जाता है दिमाग में। फिर आप लोग क्या करते हो, वेट करते हो वहाँ पे। तो वेट करना, आप तभी वेट करोगे जब वहाँ पर आपको कंफर्टेबल लगेगा, अनप्लीजेंट सराउंडिंग ना हो, अनप्लीजेंट सराउंडिंग ना हो। आपको मेन्यू मिलेगा ऑर्डर करने के लिए, तो आपको पता है कि एक होता है ना कि मेन्यू नहीं दे रहा, वो बंदा ऐसे बोल रहा है ये मिलता है मेरे यहाँ, तो आपको उसमें मजा ही नहीं आएगा, आप अगली बार जाओगे नहीं। तो हो जाएगा क्लीन साइन बोर्ड्स, ठीक है, साफ साफ आपके दिमाग में आपको साफ साफ बताया जा रहा है यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, यहाँ पे ये है, ठीक है, होता है क्लीन साइन बोर्ड। कम्युनिकेशन क्लियरली हो रहा है कस्टमर के साथ। और ऐसा जब तक कस्टमर वेट कर रहा है ना, वो क्या करेगा, इधर उधर चीजें देखेगा। तो वो जब उस टाइम पे देख रहा है तो कस्टमर के दिमाग में कर रहा है, एक ओपिनियन बना रहा है कि हाँ भाई अच्छा ही होगा। हम ऐसे बैठे बैठे देखते हैं ना भाई, यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे वो भी है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे वैसा है, तो वो उस टाइम पे उसके दिमाग में पॉजिटिव ओपिनियन बनना चाहिए। चार चीजें हो गई। पहली चीज क्या पढ़ी हमने, आपने एंट्री ली कैफे में, तो सराउंडिंग कैसा होना चाहिए, जैसे सराउंडिंग होगा उससे आपका एक्सपेक्टेशन, कस्टमर का एक्सपेक्टेशन सर्विस को लेके बढ़िया हो जाता है, ठीक है, बढ़िया या बेकार, ठीक है, कुछ भी जाता है, हम घुसते ही कहते हैं कि यार पता नहीं कैसा खाना होगा यहाँ का, है ना, हम एक ओपिनियन बनाने लग जाते हैं। फिर हमने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर करने के लिए क्या मिलेगा हमें, मेन्यू। मेन्यू नहीं है तो इसका मतलब है क्लीन साइन बोर्ड नहीं है, तो हम वहाँ पे ऑफ हो सकते हैं कि चल यार मजा नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा हो सकता है, अब आप वेट कर रहे हो तो आप एक ओपिनियन बना रहे हो अपने दिमाग में कि ये जगह ऐसी है वैसी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट चीज हो जाएगी कि जो जहाँ पर आप वेट कर रहे हो वो एरिया कैसा होना चाहिए, प्लीजेंट होना चाहिए, अनप्लीजेंट नहीं होना चाहिए, स्मेल नहीं आ रही। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पीपल। देखो सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, इंसान प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर्स भी इंसान है। आपको बहुत ज़्यादा टीम हायर करनी पड़ती है, तो आपको कैसी टीम हायर करनी है, राइट टीम हायर करनी है। जैसे कि आपने रिसेप्शनिस्ट बिठाई है तो उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करनी आनी चाहिए, तो वो कस्टमर को समझा पाए। अगर आपका मान लो हरियाणा में है होटल, ठीक है, अगर हरियाणा में होटल है तो भाई हरियाणवी बोलनी आनी चाहिए, वो झुकर कुकर करके ही बात करते हैं, उनको वही समझ आता है। तो आपको एरिया के अकॉर्डिंग, अब गुजरात में आपने खोला तो वहाँ पे गुजराती बोलनी आनी चाहिए रिसेप्शनिस्ट को, ठीक है। तो
कैसा स्टाफ है आपका वो आपको देखना है, ठीक है। स्टाफ पीपल से कहना चाह रहे हैं स्टाफ या फिर कस्टमर। अगर हमारा स्टाफ बहुत वेल ट्रेंड है, बहुत अच्छा है टेक्निकली भी, और सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से बात करता है, रिस्पेक्टेडली बात करता है, तो हम ऑब्वियसली उसको क्या करेंगे, कस्टमर जो है वो उसको क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है। उस चीज़ पे भी फोकस करना चाहिए। अगर मान लो कहीं पे सर्विसेज बहुत अच्छी है बट उसका स्टाफ अच्छा नहीं है, आपसे स्टाफ बदतमीजी करते, तो आप दूसरी बार वहाँ नहीं जाओगे, राइट। तो 7 P's में एक पी पीपल भी है, क्योंकि सर्विसेज में पीपल का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। चलिए रीड करते हैं। मोस्ट ऑफ द सर्विसेज आर लेबर इंटेंसिव। आपको पता है सारी सर्विसेज जो होती हैं, सारी तो नहीं बट आप कह सकते हो मोस्टली लेबर इंटेंसिव होती हैं। स्टाफ के ऊपर फर्क पड़ता है। द बिहेवियर ऑफ द स्टाफ प्रोवाइडिंग द सर्विस एंड द कस्टमर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन। एक जो बंदा, मान लो आप सैलून गए हो, एक जो बंदा आपका मेकअप कर रहा है या आपका हेयर कट कर रहा है, और एक हो गए आप, 2 लोग इन्वॉल्व हो गए इसमें, ठीक है। उन दोनों पे डिपेंड करता है कि कैसी कस्टमर सर्विस होगी। कभी कभी ना कस्टमर ही बेकार आ जाता है। जैसे मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, बीच बीच में बोले जा रहा है, ये कहीं ना हम भी जो सर्विस दे रहे हैं वो भी इम्पैक्ट हो जाते हैं अगर कस्टमर खराब हो तो, ठीक है। तो दोनों के बिहेवियर से फर्क पड़ता है कि सर्विस एक्चुअल में कैसी होने वाली है लास्ट में, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में तो सिर्फ ये कि वो सही लोगों को हायर करे। द ऑर्गेनाइजेशन शुड हायर राइट पीपल को हायर करो, उनको ट्रेन करो ताकि उनकी स्किल्स इनहांस हो, और उनको बढ़िया से पैसे दो भाई। ऐसा ना हो कि वो छोड़ के जा रहे हैं बार बार, अपने पास उन्हें भी रखना है आपको। और क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया, जैसे अगर आप हेयर कट कराने जा रहे हो तो आपके बिहेवियर पे भी इम्पैक्ट, आपके बिहेवियर से भी आपके सर्विस पे इम्पैक्ट आएगा, और जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो आपका हेयर कट कर रहा है, उससे भी इम्पैक्ट आएगा। तो दोनों के अंदर एक क्या होनी चाहिए, म्यूचुअल डिपेंडेंस आएगी। टोटल सर्विस का कैसा एक्सपीरियंस रहेगा वो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, म्यूचुअल डिपेंडेंस आती है। अगर डिससेटिस्फाइड कस्टमर है तो वो एम्प्लॉय को इम्पैक्ट करेगा, और अगर अनट्रेन्ड स्टाफ है तो वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। दोनों का दोनों म्यूचुअल डिपेंडेंस होने की वजह से कस्टमर जो सर्विस को परसीव करने वाला है, सोचने वाला है, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट, प्रोसेस। देखो सर्विस क्या प्रोवाइड होगी और सर्विस कैसे प्रोवाइड होगी, दोनों एक दूसरे पे बहुत डिपेंडेबल है। सर्विस क्या प्रोवाइड होगी, मान लो आप गए बैंक में तो आपको बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड होगी, राइट। बट कैसे प्रोवाइड होगी, अगर आप मान लो आपको एक अकाउंट ओपन कराना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, वो भी डिपेंड करता है। अगर प्रोसेस बहुत लेंथी है और कस्टमर को नहीं समझ आ रहा तो दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं अपनी सर्विस की क्वालिटी को खराब कर रहे हो, ठीक है। आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर को अगर लेंथी प्रोसेस है, उसको समझ ही नहीं आता कैसे क्या करते हो, तो वो शायद आपके पास सेकेंड टाइम ना आए, और शायद फर्स्ट टाइम में भी वो कहते हैं आप रहने दो, मैं कहीं और अकाउंट ओपन करा लूंगा। तो क्वालिटी और द हाउ ऑफ सर्विस डिलीवरी इज मोर इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ सर्विस इंडस्ट्री में आप सर्विस कैसे प्रोवाइड कर रहे हो बहुत डिपेंड करता है। अगर आप सलून गए, आपने 8 बजे की बुकिंग कराई थी, और सोचो आप 10 बजे तक वहीं बैठे हुए कोई आपके पास नहीं आ रहा, कोई आपको टी कॉफी तक नहीं पूछ रहा, इतनी देर से आप वेट कर रहे हो, तो आप कहोगे बेकार है, ठीक है। उनका प्रोसेस खराब है, आप रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहे हो, वो बदतमीजी कर रही है, ये सारी चीजें बहुत इंपैक्ट करती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम, क्या लिखा हुआ है। और दूसरा ये है कि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है ना, उससे भी बहुत इंपैक्ट आएगा। द पास्ट एक्सपीरियंस विद द सर्विस ऑल्सो अफेक्ट्स द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर, एज इन केस अ कस्टमर हैड अ बैड एक्सपीरियंस, कस्टमर का बैड एक्सपीरियंस हो गया तो उससे विद द सर्विस ऑन एनी प्रीवियस ओकेजन पे कोई बैड एक्सपीरियंस हो गया, इट विल इन्फ्लुएंस और फ्यूचर परसेप्शन ऑफ द सर्विस। देखो इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, सलून वाला, ठीक है। इसमें क्या है कि आपने एक बुकिंग कराई, कॉल पे आपने बुकिंग करा दी, और वो कह रहे हाँ ठीक है, हो गई बुकिंग, हो गई, ये वो और आपको आपने 4 बजे बुकिंग कराई शाम को, और आपको रात को 8 बजे मैसेज आया, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक बैड एक्सपीरियंस आया है, तो आपने वो कह दिया चलो कोई बात नहीं, कल जाके देखते हो। आपने सुबह 8 बजे की बुकिंग कराई थी, आप 8 बजे वहाँ पहुँच गए, आपने रिसेप्शन पे बात करी, रिसेप्शन पे आपने बताया कि भाई मैंने इसे 4 बजे बुकिंग कराई थी और ये है, तो उसने कहा कि हाँ ठीक है बैठ जाओ जाके, उसने या फिर उसने आपके साथ बदतमीजी कर दी, ठीक है, तो आप शायद नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे ही नहीं, ठीक है। उसने कहा कि आप 10 मिनट्स के लिए वेट कर लो, या अगर आपको वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है तो आप नेक्स्ट के लिए सोचोगे, आप सोचते हो, या तो आप सोच लोगे वहीं पे कि ये रिसेप्शन इतनी बेकार है तो पता नहीं सर्विसेज कैसी प्रोवाइड करेंगे। तो हर प्रीवियस ओकेजन की वजह से जो फाइनल सर्विस प्रोवाइड होने वाली है ना, उसका हम कहीं ना कहीं कस्टमर एक दिमाग में सोच लेता है कि यार बेकार है, यहाँ तो जाना ही नहीं है, ठीक है। तो हर एक चीज़ इम्पैक्ट करती है, कितने अच्छे से आपका प्रोसेस स्मूथली चला है या नहीं चला। आपने देखो अगर आप गए
ठीक है, आपने बुकिंग करी, 5 मिनट में आपको मेल आ गई या व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया कि हाँ आपकी 8 बजे की बुकिंग है। 8 बजे तक आप वहाँ पहुँच गए, आपने रिसेप्शनिस्ट से बात करी, रिसेप्शनिस्ट ने जाके आप उस रिसेप्शनिस्ट ने आपको कहा कि आप 5 मिनट वेट करो। उस 5 मिनट में वो अंदर गई, उसने अंदर जाके इन्फॉर्म किया कि भाई ऐसे ऐसे आए हैं, और 5 मिनट में आप अंदर चले गए। वहाँ आपका बहुत अच्छे से वेलकम हुआ, टी कॉफ़ी ऑफर हुई, आपने वो पी, उसके बाद आपका हेयर कट हुआ। जब आपका हेयर कट हो रहा था तो बहुत प्लीजेंट से सॉन्ग्स बज रहे थे। ये सब होने के बाद हेयर कट हो गया, आप बाहर आए, आपसे फीडबैक लिया गया, फिर आपसे पेमेंट ली गई। तो ये बड़ा स्मूथ प्रोसेस चला, आप बहुत अच्छे से घर आए और आप सर्विसेज से भी सेटिस्फाइड हो। ठीक है, और मान लो आप या इस प्रोसेस में मान लो आपने जब बुकिंग करी तभी तमाशा हो जाए, कुछ बदतमीजी कर दे वो, तो आप शायद एक्सेप्ट करोगे ही नहीं। फिर आप मान लो अगर आप बुकिंग कर लिया आपने, आप रिसेप्शनिस्ट से बात करो, उसने बदतमीजी कर दी, तो आगे जाके सर्विस का भी हम कहीं ना कहीं एक दिमाग में सोच लेते हैं, राइट। ये है कि पास्ट एक्सपीरियंस से, पास्ट बैड एक्सपीरियंस से हमारा आगे का भी एक्सपेक्टेशन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, हम कुछ ना कुछ सोच ही लेते हैं। कस्टमर्स, देयरफॉर इट इज एसेंशियल टू ट्रेन द फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज, जो आगे एम्प्लॉयज बैठे हैं उनको सिखाओ भाई कैसे बात करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे कस्टमर के साथ आपको रहना है, ताकि क्योंकि उनके बिहेवियर से क्या होता है आगे की पूरी सर्विसेज इम्पैक्ट होती है। इसलिए तो यार आपने देखा होगा कॉल सेंटर्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, वो इसलिए ही होती हैं। उनको पूरा सिखाया जाता है कि आपको कस्टमर से कैसे बात करनी है, क्योंकि क्या होता है उनके एक्शन और बिहेवियर से क्या होता है इन्फ्लुएंस होता है कस्टमर का ओपिनियन ऑर्गेनाइजेशन को लेके, और जो सर्विस प्रोवाइड होगी उसको लेके भी। अगर हमारे साथ रिसेप्शनिस्ट बदतमीजी कर देता है तो हम पूरे के पूरे होटल को, पूरे के पूरे सैलून को जज कर लेते हैं। कस्टमर ऐसे ही होते हैं, राइट, कि भाई सर्विसेज भी बेकार होंगी तुम्हारे, तो आगे के मतलब जो रिसेप्शनिस्ट इतनी बदतमीज है, आगे तो क्या ही करोगे तुम, छोड़ो, मुझे तुमसे करवाना ही नहीं है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल में लिखा हुआ है अपोलो हॉस्पिटल, वन ऑफ द प्रीमियम हॉस्पिटल है अपोलो हॉस्पिटल। क्यों है, और इनकी बहुत सारी चेन्स है इंडिया में, बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, हर जगह आपको अपोलो हॉस्पिटल मिल जाएगा। क्यों है, क्योंकि इनका प्रोसेस, प्रोसीजर और डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है। इनकी सक्सेस का रीज़न कहेंगे कि उनका प्रोसेस, प्रोसीजर और डॉक्यूमेंटेशन बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छे से स्मूथली चीज़ें चलती हैं, बहुत अच्छे से की जाती है, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी होता है उसका। ठीक है, हमने 7 P's पढ़ लिया। क्या क्या पढ़े थे, सबसे पहले क्या था, प्रोडक्ट, फिर था प्राइस, फिर था प्रमोशन, फिर था हमारा प्लेस, फिर उसके बाद था फिजिकल एविडेंस, फिर उसके बाद था प्रोसेस, उसके बाद था पीपल, राइट। वी ऑल कंप्लीटेड इट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंक्लूड करते हैं इसको चैप्टर को। दैट इज द सर्विस विच अ कस्टमर एक्चुअली गेट्स एंड हाउ ही सीज इट मे नॉट ऑलवेज मैच। जैसे ही सर्विस उसको मिली है और जैसे वो उसको सोच रहा है या देख रहा है, जरूरी नहीं है सेम हो। ठीक है, कस्टमर का इवैल्यूएशन सर्विस का इज इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑन डिलीवरी ऑफ सर्विस। आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो कस्टमर का इवैल्यूएशन इम्पैक्ट करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस पर ध्यान देना चाहिए कि कस्टमर हमारे बारे में कैसे सोच रहा है। तो हम ये जो 7 P's लगाते हैं ना, तो हम कस्टमर का ही एक प्रिसेप्शन बनाने का, समझने का कोशिश कर रहे हैं, और जो गैप है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और कस्टमर के एक्सपीरियंस, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम 7 P's लेके आए हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग द सर्विस मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल विल एनेबल मार्केटर शेप द परसेप्शन ऑफ द कस्टमर। हम कस्टमर के परसेप्शन को बनाते हैं। अगर हमारा एस्थेटिक से हमने कैफे बनाया है, फिजिकल एविडेंस को बहुत अच्छा रखा है, तो उससे कहीं ना कहीं कस्टमर का परसेप्शन हम चेंज कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, 7 P's से, हर 7 P's से हम कस्टमर के परसेप्शन को इम्पैक्ट करते हैं, और कस्टमर का इवैल्यूएशन, कस्टमर का परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सर्विस सेक्टर के लिए। Hence, organization concentrating on employees and customer might increase both employee motivation and customer satisfaction। अगर हम कंसंट्रेट करते हैं एम्प्लॉयज़ पे और कस्टमर्स पे, 7 P's में एम्प्लॉयज़ पे भी ध्यान दिया जा रहा है, कस्टमर पे भी ध्यान दिया जा रहा है, तो इससे दो ही चीज़ें होंगी, क्या, एम्प्लॉय हमारा मोटिवेट हो जाएगा और अच्छे से काम करेगा, और हमारा कस्टमर क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट होता है, 7 P's कंप्लीटेड। ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे मार्क्स लेके आओ। चलो बाय बाय, टेक केयर।